अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड मौसम अगर में खुशामदीद। मिसाल तो आपने यकीन तौर पर सुनी होगी, वक्त कम है और मुकाबला है सख्त, और यही सिचुएशन इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार को दरपेश है। आखिरी रह गए हैं दिन 7 और इन 7 दिनों के अंदर एजेंडा है ज़रा तवील, और ख़ास तौर पर 3 नुकात ऐसे हैं उस एजेंडे के जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये 3 नुकाती एजेंडा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर इनकी फ़ायदा इक़्तिदार चाहने का, फिर क्या फ़ायदा है जनाब ये हूटर वाली गाड़ियों पर इर्द गिर्द घूमने का। वो सारे के सारे नशे जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर इन 7 दिनों में उस 3 निकाती एजेंडे के ऊपर अमल दरामद हो गया तो फिर ये बात नहायत ही जिसे हम कह सकते हैं यकीन के साथ कही जा सकती है कि जनाब इसके बाद हो जाएगा खस कम जहां पाक। उसके बाद आपको किसी तरह की कोई हुल्लड़बाजी होती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन सवाल है कि कैसे ये जो 3 निकाती एजेंडा है इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, और वो भी 7 दिन में। सवाल यकीनी तौर पर बनता है जनाब, जो काम 1.5 साल में नहीं हो सका वो 7 दिन में कैसे हो जाएगा। वो कौन सा ऐसा तीर है जो आप पहले नहीं चल सकता था अब चल सकता था। वो ऐसी कौन सी मशीन है जो पहले नहीं चल सकती थी अब उसके चलने का टाइम आ गया है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि जनाब वो जो एजेंडा है 3 निकाती, उस एजेंडे के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इस 3 निकाती एजेंडे के नतीजे में किस तरीके से ये बात कही जा सकेगी कि जनाब खस कम जहां पाक। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका इस पूरे फसाने के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उस सवाल का भी जायज़ा लिए जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में सबसे ज़्यादा सरकर्दा शख्सियात हैं 3, यानी नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब। ये तीनों शख्सियात इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किस जगह पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर क्या कर रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इन तीनों का एक ही वक्त में पाकिस्तान से बाहर निकल जाने की क्या वजूहात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस सारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर उसी 3 निकाती एजेंडे के साथ मिलता है जिसका अंजाम होगा खस कम जहां पाक। और 7 दिन हैं, बाकी आखिरी रीलें चल रही हैं हुकूमत की। और इसके लिए अगर आपको इन तमाम सवालात का जायज़ा लेना है तो फिर आपको सबसे आखिरी सवाल से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना पड़ेगा। तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उस वीडियो का थंबनेल था नवाज शरीफ फिर सुरखरू, इस्टेब्लिशमेंट भी मान गई। अब किस वजह से सुरखरू होना था, क्योंकि एक इशू था जो उस वक़्त फंसा हुआ था, और वो था नवाज शरीफ साहब का 4th टर्म की बतौर प्रीमियरशिप। और नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्लिम लीग नून इस बात से कम किसी भी सूरत राज़ी होने पर तैयार नहीं थी कि नवाज शरीफ हमारी इंतखाबी कैंपेन का मरकज़ होंगे, और वो इस बात से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं थे कि मुस्लिम लीग नून अगर इंतखाबात जीतेगी तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद फिर कुछ सिचुएशन इस तरह की बदलती है कि बहुत सारे दोस्त ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें कतर है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, वो तमाम के तमाम इस बात की यकीन दहानी चाहते हैं कि जनाब सरमायाकारी होगी। यकीन आपने दिलाना है कि जो कमिटमेंट्स आपकी की तरफ से की गई हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा, और साथ कमिटमेंट ये भी मांगी जाती है या इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है कि जनाब बेहतर है कि वो जो परफॉर्मर है ना, आपका एक ही परफॉर्मर रह गया इस वक्त मौजूदा तारीख में, उस परफॉर्मर को मौका मिलना चाहिए, यानी नवाज शरीफ साहब। लिहाजा सिचुएशन एकदम बदलती है, और उसके बाद हालात इस तरह के हो जाते हैं कि मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम है, वो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस मौके पर करते हैं जब चाइनीज़ अव्वल नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, और वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब सऊदी अरेबिया, गल्फ़ और चाइना ये मिलाकर तकरीबन कोई $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और उनमें उनका ये बताना है कि जनाब सिर्फ
یہ جو گلف ایریا اور خاص طور پر سعودی عرب ہے، یہ بھی تقریباً 23 بلین ڈالر کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے، یعنی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو راستے ہیں وہ ہموار ہو گئے، نواز شریف صاحب کے لیے جو نہ تھی وہ ہاں میں بدل گئی، نواز شریف صاحب کے لیے جو کراس تھا وہ کراس مٹا دیا گیا، وہ کاٹا ہٹا دیا گیا، اب نواز شریف صاحب کے لیے ٹک ہے، گڈ کا سائن ہے، اور اس گڈس کے سائن کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے لیے تمام تر جو آزمائشیں تھیں وہ دور اب ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس خبر کے اس ویڈیو کے کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ منی خیز ہے، اور یہ گٹھ جوڑ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دبئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دبئی میں مذاکرات کے بعد نواز شریف صاحب چلے جائیں گے دورے پر، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے لندن، اور اسی دوران آصف علی زرداری صاحب بھی لندن جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان حکمران اتحاد کی اہم شخصیات نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کریں گی۔ اب وہ سوال جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یعنی آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ حکمران اتحاد کی یہ تین اہم شخصیات کہاں پر ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تین امپورٹنٹ شخصیات اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب یو اے ای میں موجود ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب یو اے ای کے بعد اب برطانیہ جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں نواز شریف صاحب، جو دبئی اور سعودی عربیہ کے دورے کے بعد واپس آئے تھے دبئی، اور اس کے بعد وہ یورپ کے دورے پر نکل گئے تھے، اور یورپ کے مختلف ممالک میں سیر سپاٹے کے بعد نواز شریف صاحب اب واپس جا رہے ہیں جناب برطانیہ، اور برطانیہ جا کر جب آصف علی زرداری صاحب بھی برطانیہ پہنچ جائیں گے، جناب نواز شریف صاحب بھی برطانیہ پہنچ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب جو اس وقت دبئی میں موجود ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے برطانیہ۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 7 دن کے اندر یہ تینوں شخصیات لندن میں موجود ہوں گی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ 5 اگست کو قصور کے اندر ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ 5 اگست کو ہونے والا یہ جلسہ مسلم لیگ نون کی انتخابی کیمپین کا پہلا جلسہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 اگست کو ہونے والے جلسے میں مریم نواز ایک مرتبہ پھر اپنی خاموشی کو ترک کر کے دوبارہ منظر عام پر آنے جا رہی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کے پہلے انتخابی جلسے کو لیڈ کر رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا اعلان ممکنہ طور پر 5 اگست کو ہی کیا جائے گا۔ اسی جلسے میں کیا جائے گا جس وقت مریم یہاں پر جلسے سے خطاب کر رہی ہوں گی، اس وقت تک نواز شریف لندن میں ایک جانب آصف علی زرداری صاحب اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بٹھا کر پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے کہ پائن میں آ رہا ہے پاکستان، اور تاریخ کیا ہوگی اس کا اعلان بھی نواز شریف صاحب اسی تاریخ اسی پریس کانفرنس میں کریں گے جو یہاں پر جلسے میں براہ راست نشر کی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہ جو 7 دن کے اندر آخری یہ جو اشرہ چل رہا ہے موجودہ گورنمنٹ کا، اس کے اندر جو ایک ایجنڈا ہے وہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا اعلان، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آغاز ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جس وقت پاکستان لینڈ کریں گے اس وقت یہاں پر نواز شریف صاحب کی آمد کے اوپر جو جلسہ کیا جائے گا، اس جلسے میں کچھ ایسی شخصیات ہوں گی جن کی نشستیں 100% یقینی ہوتی ہیں، گھر کی سیٹیں ہوتی ہیں، جنہوں نے پچھلا الیکشن لڑا تھا یا تو آزاد حیثیت سے یا انہوں نے لڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر، اور وہ تمام لوگ اس وقت اویلیبل ہیں، اور تقریباً 22 ایسے الیکٹیبلز ہیں جو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر نواز شریف صاحب کے ساتھ اس جلسے میں کھڑے ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان لینڈنگ 22 سیٹوں کا تحفہ ہوگی مسلم لیگ نون کو۔ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ جو اس 3 نکاتی ایجنڈے کا ہے، اور یہ والا نقطہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی بات آگے نہیں بڑھنی، اور وہ ہے نگران سیٹ اپ کا۔ دیکھیں نگران سیٹ اپ اس وقت بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر وجہ تنازع بنا ہوا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اس وقت ابھی بھی کچھ ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یا جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں کہ
निगरान सेटअप तवालत इख्तियार कर सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले राजा रियाज साहब का एक वेबसाइट के ऊपर उनका एक वो देखी है खबर, जिसमें राजा रियाज साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन 2 साल के लिए मुलतवी हो सकते हैं। ये वही न्यूज़ है, इसकी ये वेबसाइट है जिसके ऊपर राजा रियाज साहब की ये खबर इस वक्त लगी हुई है। मेरे सामने ये लैपटॉप पे ये खबर खुली हुई है और इसमें राजा रियाज साहब ये बात फरमा रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, के आइंदा इंतखाबात के लिए 2 मुमकिना मंजरनामे नज़र आते हैं। इलेक्शन 2 साल के लिए मुलतवी भी हो सकते हैं और इलेक्शन 3 माह के अंदर भी हो सकते हैं। और निगरान सेटअप के हवाले से राजा रियाज का ये कहना है कि 2 अगस्त से इस प्रोसेस का आगाज़ होगा और राजा रियाज साहब ने ये जो असम्बली के अंदर अपोजिशन है उसका इजलास भी बुला लिया है और उनका ये कहना है कि असी भी तेन ना देने ने। अब इन 3 नामों में से किस नाम पर इत्तफाक होगा ये एक अलग बात है। अलबत्ता ये निगरान सेटअप के हवाले से कुछ इतलात ये भी हैं कि आज भी एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें इस नाम के ऊपर हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि जनाब निगरान सेटअप को लीड कौन करेगा। अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो नाम भी सामने आएगा इसहाक डार का कम अज़ कम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने शायद इस बात को ज़रा ज़ेहन नशीन कर लिया कि जनाब ये काम अब हमने नहीं करना, हमने मज़ीद किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। तीसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता जिसका ताल्लुक इस बात से होगा कि खस कम जहां पाक कैसे होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान, नवाज शरीफ साहब के साथ 22 इलेक्टेबल्स की शमूलियत का ऐलान, उसके बाद जनाब निगरान सेटअप में का एक इंडिपेंडेंट निगरान सेटअप, इलेक्शन इस्लाहात, उसके बाद जनाब एक इन्वेस्टमेंट का एक पूरे का पूरा माहौल, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब अब इमरान खान साहब के लिए जो हालात हैं वो ज़रा थोड़े से मुश्किल होते चले जा रहे हैं और इस मुश्किल में ये 22 लोग भी बहुत ज़्यादा हिस्सा डालने वाले हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में जमा होने वाले हैं। और ख़ास तौर पर एक पार्टी का आज हामिद मीर साहब ने भी अपने कॉलम के अंदर जिक्र किया है और वो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिस पर हामिद मीर साहब ने अगरचे इस बात को नापसंद किया है कि किसी भी सियासी जमात को तोड़ना नहीं चाहिए, अलबत्ता हामिद मीर साहब ने इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो जमात है जो जिसको अपनी जमात में शामिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सरगर्म थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी सरगर्म थे, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी सरगर्म थे और मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त BAP को अपने पास शामिल करने के लिए इस वक्त तगुद्दौ कर रही है। और इस बात का ऐलान ये यानी जो कॉलम है उसमें उनकी तरफ से हामिद मीर साहब ने ये तो कहा है कि उनका राब्ता किया जा रहा है, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज रात को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है, हाई लेवल डेलीगेशन, वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए जा रहा है और मुमकिना तौर पर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब इसको लीड करेंगे। इस डेलीगेशन को खालिद मक्सी साहब भी इसमें शामिल होंगे और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की सूरत में ये जमात भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेगी, यानी 5 सीटें बलूचिस्तान की कन्फर्म नेशनल असम्बली में वो भी नवाज शरीफ साहब के पास जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि 27 से आगाज़ किया जाएगा, बाकी सारी जमातें ज़ीरो पर होंगी। मुस्लिम लीग नून 27 सीटों से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ करने जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। इन्हीं 7 दिन के अंदर जो फैसला है वो इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का होना है और ख़ास तौर पर कल का दिन इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर स्टे ऑर्डर ना जारी किया, इस हुमायूं दिलावर साहब जो सेशन जज हैं उनको ना रोका कि वो जनाब इमरान खान का ये का बयान ना लें, इस केस की समाअत को मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व होने तक इसको रोक दें, और अगर ये स्टे ऑर्डर इमरान खान को नहीं मिलता तो फिर ये जो ऑर्डर है हुमायूं दिलावर साहब का कि इमरान खान साहब ने कल हर सूरत बयान रिकॉर्ड कराना है, तो इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। और हुमायूं दिलावर साहब ने इस बात का भी जिक्र कर दिया हुआ है कि जनाब अगर ये बयान रिकॉर्ड ना कराया गया कल, तो इसके बाद कोई टाइम मज़ीद इमरान खान को नहीं मिलेगा और जज साहब अपना फ़ैसला सुना देंगे। इसका मतलब ये है कि कल का दिन भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा
امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ اب جو حالات و واقعات ہیں یہ خس کم جہاں پاک کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جب یہ خبر آپ کے پاس آ جائے۔ لہٰذا آنے والے ویک کے اندر ہونے والی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کا ٹائم ہے جو آپ کو متحرک رکھے گا، اور یہ خبروں کی گرما گرمی یقینی طور پر آپ کو بھی بہت زیادہ پرجوش بنائے گی۔ اب رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔